सर शेर सिंह परिहार, आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्यार्थियों की डिमांड रही है सर एसआई का पेपर हल कराओ, तो आज के हम इस वीडियो में एसआई का पेपर हल करेंगे। यानी 6 अप्रैल 2026 को जो एसआई का पेपर हुआ था, 6 अप्रैल 2026 को जो पहली पारी में एसआई का तो हिंदी का पेपर हुआ था, वो पेपर आज हम आंसर सहित आपको पूरा हल कराएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा न लेकर आपको जल्द से जल्द और उचित प्रकार से आपको पेपर हल कराते हैं। पहला प्रश्न आया था, निजवाचक सर्वनाम में आपका उदाहरण नहीं है। इस वाक्य है उसमें निजवाचक सर्वनाम है, उसमें आपका उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब नहीं है? तो इसमें क्या, मैं आप वह गया था, इसमें आप आ गए, मैं आप खुद के लिए प्रयुक्त हुआ, इसका मतलब ये निजवाचक है। मुनि आप मुझसे मिले थे, इसमें भी मुनि आप कह रहा, मुनि आप मुझसे मिले थे, इसमें आप शब्द प्रयोग हुआ है, वो भी निजवाचक हैं। और आप भला तो जग भला, आप मैंने अपने बारे में कह रहा है, खुद कह रहा है कि आप भला तो जग भला, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इसमें प्यारे बच्चों आप है, आप वह निजवाचक सर्वनाम न होकर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। इसमें आप आया, आप निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अब प्रश्न में भी निजवाचक सर्वनाम पूछा कि निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपको सही रहेगा। इसमें है, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, इसमें आप निजवाचक न होकर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न अपना। दूसरा प्रश्न पूछा है कि वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। उस लड़के के बारे में कह रहा है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इसमें जो प्यारे वस्तु रेखांकित शब्द के बारे में बात की है, उस रेखांकित में पूछा, ये जो आया है, जो ये जो के नीचे रेखांकित पद है, ये जो है, जो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो आपको पता है, जो सो वह है समुद्रवाचक सर्वनाम है। कौन सा है समुद्रवाचक सर्वनाम है? तो आपका उत्तर 2 सही जाएगा। पुरुषवाचक तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो पुरुष माने जो कहने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के बारे में कहते थे वो होता, वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी इसमें नहीं है, निजवाचक भी नहीं है। इसमें जो के निश्चय समझ गया, इसमें सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी इसमें संबंध बताया जा रहा है, वह लड़का जो, कौन सा लड़का के, वह लड़का जो कल आया था, इसमें जो के माध्यम से संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए ये कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम है। प्यारे बच्चों, कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न अपना। तीसरा प्रश्न पूछा, सार्वनामी विशेषण सहित सार्वनामी विशेषण रहित वाक्य, यानी कौन सा इसमें वाक्य उसमें सार्वनामी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। आपको पता है विशेषण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सॉरी, ये विशेषण के बारे में पूछा है। तो विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, निजवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक, सार्वनामी विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें पूछा है कि सार्वनामी विशेषण रहित वाक्य कौन सा है, कहने का मतलब उसमें सार्वनामी विशेषण उसमें नहीं आया है। तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा, देखो कौन आया है, ये आपका होगा सार्वनामी रहित विशेषण। अब कोई आदमी आया है इसमें, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अब बढ़ते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न पूछा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कौन सी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें पूछा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मानो वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, भाव का, वह शब्द जो किसी विशेष स्थान, वस्तु, पदार्थ के मन विशेष स्थिति का बोध कराती थी। अब मनुष्य तो अब हो जाता है स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, इसमें हो जाता है, इसलिए ये तो जातिवाचक हो गया था। अब घर भी है, वो जातिवाचक हो गया। अब कौन सा घर, राम का घर, सोहन का घर, यानी घर एक जाति का बोध कराता है। नदी भी जाति का बोध कराती है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सरस्वती है, ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा। इसमें ईश्वर है, ईश्वर आंसर आपका सही रहेगा। ईश्वर
एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका चौथा आंसर सही रहेगा। बढ़ते हैं 5वां प्रश्न फिर। 5वें प्रश्न पूछा सकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ, यानी किस वाक्य में सकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्म क्रिया कौन सी होगी? सकर्म क्रिया जिस वाक्य में कर्म आता है उसे सकर्म कहते हैं। मैं गया, इसमें कोई कर्म नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, अकर्म क्रिया है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, आप मेरे मित्र ठहरे, इसमें मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, इसमें कर्म प्रयुक्त हुआ, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते अगला 6वां प्रश्न, परेणार्थ क्रिया कौन सी है? अब क्रिया होती है, क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन वो बनावट संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। उसमें होती है नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, परेणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो इसमें परेणार्थ क्रिया पूछा है। परेणार्थ मतलब उसमें कर्ता स्वयं ने कार्य करके किसी दूसरे से प्रेरणा देकर करवाता है। तो इसमें करना अकर्मक है, सरना है, समकना है। इसमें आपका 1 नंबर सही रहेगा। गलाना है वो परेणार्थ क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बस ये बताता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की भी विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिमाण है, मात्रा है, तोल किसी बता, शायद इसमें कोई नहीं है, इसलिए भी नहीं, एकाएक नहीं, ये है, ये आपके परिमाणार्थ क्रिया है। कौन सी है? सॉरी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न 8वां के निबंध में किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? इन्हें किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? विशेषण के बारे में पता है तो आपका उत्तर नंबर 3 होगा, रोगी और भविष्य। रोगी और भविष्य है, इसमें विशेषण है, दोनों में ही विशेषण है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि शाबाश इनमें से किस विस्मयादि बोधक अवय, शाबाश निबंध में से किस विशेष बोधक अवय का भेद का उदाहरण है? यानी ये जो शाबाश शब्द है, शाबाश, तो ये शाबाश शब्द है वो किस विस्मयादि बोधक अवय के किसका भेद है? तो 100 का है, स्वीकार का है, हर्षवर्धक का है, या 100 का नहीं होगा, 100 का होगा ये राम, ये राम। स्वीकार बोधक का होगा जी हाँ। संबोधन का होगा और संबोधन का होगा अब आपका शाबाश पूछा है, शाबाश हर्षवर्धक का होगा। प्यारे बच्चों, शाबाश किसका विस्मयादि बोधक है? शाबाश हर्षवर्धक का विस्मयादि शब्द है। अगला 10वां प्रश्न ये बताता है इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? इनमें से मैंने कौन सा वाक्य उसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात क्या होता है? निपात वो ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में उसे विशेष, उस पर अर्थबोध, उसमें विशेष दबाव डाला जाता है। जैसे वे तुम आए ही रेल निकल गई, तुम आते ही रेल चली गई। जैसे आप वाक्य देखिए, आप आते ही रेल चली गई, रेल चली गई। अब ही पर विशेष दबाव डाल देंगे, आप आते ही रेल चली गई, तो ही पर विशेष दबाव डाल दे, इसका मतलब ही निपात है। क्या है? निपात है। तो इसमें पूछा किस वाक्य में निपात रहित वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें और भी लोग आने वाले, और भी आ गए, इसका मतलब निपात है। और या मैं वहां था, या आ गया, गाड़ी तो धीरे चल रही, तो आ गया, तो इसका मतलब आपका बी उत्तर है, इसमें कोई निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रही गए। अगला देखते हैं आपका 11वां प्रश्न। 11 में ये पूछा है कि संबद्ध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है।
यानी किस वाक्य में है जो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब गाड़ी समय से पहले आई, मैं विदेश कदापि नहीं गया, मेरे पास गाड़ी है, नौकर गांव तक गया। अब इस किसमें किनमें है जो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नहीं हुआ, मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, इसमें कोई संबंध की बात नहीं कही गई है। अगला 12 प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है। अब जूठन का पर्यायवाची नहीं होता है। जूठन क्या होता है, इनकी जूठा जैसे कोई मन अवशिष्ट हो जाता है या उशिष्ट हो जाता है, उसे जूठन कहते हैं या जूठा कहते हैं। जूठा नहीं, जूठा, ये नहीं, जूठा नहीं है, ये जूठा है। तो इसमें पूछा है किस वाक्य में जूठन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भुक्ति में कोई जूठन प्रयोग नहीं हुआ है। अगला 13 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। अब ध्वज का केतु है, ध्वज के कौन कौन से केतु है, निशान है, पताका है, केतन है, लेकिन ये इसका पर्यायवाची नहीं है। मतलब इसका ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है। यानी ये 4 विकल्प दिए, उसमें कौन सा है जो असंगत विलोम शब्द है, इसमें सही नहीं है। अब शोषक का पोषक होता है, अब साधक का बाधक होता है, स्पति का निष्पत्ति होता है, अश्रेष्ठ का निश्रेष्ठ ये नहीं होता है। अश्रेष्ठ का होगा विलोम शब्द श्रेष्ठ होगा, अशब्द का विलोम शब्द क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। जो ये निष्ठेष्ठ दिया इसका मतलब ये गलत है। अश्रेष्ठ का विलोम शब्द प्यारे बच्चों क्या होता है, अश्रेष्ठ का विलोम शब्द होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ का विलोम शब्द होगा श्रेष्ठ। देखिए यहाँ पर दिया निश्रेष्ठ, इसका मतलब यह आपका उत्तर राइट रहने वाला है। अगला 15वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें कौन से विकल्प में जो सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। अब उपवन, वाटिका, उद्यान, बाग आपको पता है ये तो सही है। अब सौद्रा, अग्रणा, भगिनी ये बहन का पर्यायवाची सही है। अब धवल, धुवर्षित ये भी सही है। लेकिन यह देखो शारदा, कमला, रम्मा, यहाँ पर तो ये दोनों तो सही है, लेकिन रम्मा इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट रहने वाला है। अगला देखते हैं आप 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न पूछा असंगत विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है वो असंगत है, मतलब उसमें सही नहीं है। अब उन्नति का अवनति होता है, आपको पता है। आविर्भूत का भूत होता है, अर्पण का ग्रहण होता है। लेकिन अनादर, अब अनादर, ये अनादर निरादर ये दोनों तो पर्यायवाची हो गए। कहते हैं अनादर में जो उसका आदर नहीं करते, और निरादर का भी होता है जो आदर नहीं करते हैं, तो ये दोनों तो पर्यायवाची हो गए। इसका मतलब आदर का पर्यायवाची विलोम क्या होगा, अनादर का होगा आदर, अनादर का विलोम शब्द होगा आदर। लेकिन यहाँ पर ये दिया निरादर, इसका मतलब ये असंगत है। क्या है, असंगत है। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रतियोगिता आदि में किसी से वोट लेने की इच्छा वाक्यांश उपयुक्त शब्द होगा। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो प्रतियोगिता आदि होती है, उसमें किसी से वोट लेने की इच्छा होती है, उसके लिए वाक्यांश एक शब्द होगा स्पर्धा। आपको ये तो सब जानते हैं, ये सामान्य प्रश्न है, ये तो छोटे वर्ष से जानते हैं। जब 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते तब भी बच्चों को सिखाया जाता है कि आपके बीच स्पर्धा है, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। सिंपल सवाल है ये, तो ऐसा ही भर्ती में पूछा, इतना सिंपल सवाल ये तो कक्षा 6 और 7 के बच्चे भी जानते हैं ढंग से पढ़ाए तो। अब 18वां प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उचित नहीं है। यानी इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुए उसमें उचित वाक्य नहीं है। जाना और आना, गमनागम सही है। जाना और आना गमनागम बोले। बड़ा पर्वत होता है गिरिराज, ग्रस्त का धर्म होता है ग्रस्त। गुणों का पार की गुणक नहीं होता है।
गुणा का पारक होता है उसे गुणक नहीं कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा शाश्वत का विलोम शब्द। अरे ये भगवान, कितना इतना आसान प्रश्न दिए एसआई में। ये तो हम जब 5वीं कक्षा की हमारी बोर्ड परीक्षा थी तब उस 5वीं की बोर्ड परीक्षा में ये ऐसे पूछा था शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। और क्षणिक शाश्वत होता है जो मन अनिश्चित रहता है, अनंत होता है। अब उसका जिसका मन कोई अंत ना हो या जो लंबे समय तक रहे उसे शाश्वत कहते हैं। अब शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक, जो क्षण में नष्ट हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। कितना सरल प्रश्न है। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न। 20 में पूछा निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्म सही अर्थ है। यानी इसमें जो युग्म दिए हैं, जो शब्द के कर्म दिए हैं, उसमें किसका अर्थ सही है। अब पुरुष पुरुष, पुरुषिन आदमी, पुरुषिन कोमल, ये तो सही नहीं है, इसका उल्टा हो गया। अब पुरुषिन कोमल होता है, पुरुषिन आदमी होता है, लेकिन इसमें कर्म इसका मतलब ये ऐसे होता था, ऐसे होना था, लेकिन हुआ उल्टा है। अब पुरुष पुरुष होता तो यहाँ पर तो कोमल आदमी देते तो सही होता, लेकिन आदमी कोमल दिया, इसका मतलब ये गलत है। और दीवा दीवा, अब दीवा का दिया दीवा, ये इसमें भी गलत हो गए। अब ये दीवा होता है, इस दीवा का मतलब होता है दिवस, और इस दीवा का मतलब होता है दिया, तो यहाँ पर भी गलत हो गए। अब तरंग और तुरंग, अब इसका मतलब होता है लहर होता है, और तुरंग का मतलब होता है हिरण, तो इसका भी ये भी गलत दे दिया है। और बाकी तो आपको बताओ, जो बाकी बचेगा वो तो सही होगा। तो अपेक्षा है सा, उपेक्षा है परित्यागता, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है। 21वां प्रश्न देखते हैं। किस समूह सूर शब्द युग्म में कर्मश अर्थ सुमिलित नहीं है। तो यानी इसमें जो समूह सूर शब्द युग्म दिया उसका अर्थ सुमिलित नहीं है। अब अंत अंति, अंत्य समाप्ति और अंत्यन अंतिम, ये सही है। कांति कांति, कांत्यन दीप्ति, कांत्यन थकावट, ये भी सही है। कांत्यन समागम दीप्ति, एक ही सही है। अब टुक टुक, तर्क तर्क, ये भी सही है। अब टुक टुक है, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। टुक क्यों होता थोड़ा, टुक क्यों होता टुकड़ा, ऐसे होता था, लेकिन इसने उल्टा दे दिया, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब वैसे थोड़ा टाइम जल्दी हो जाता है, इस वीडियो लंबा न लेने के कारण अब थोड़ा फटाफट चलते हैं। हमें किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, यानी उपयुक्त शब्द नहीं है तो गुण दोष और विवेचन करने वाला ये आपका सही नहीं होगा। आपको अब इसमें समझाने की क्या, ज़्यादा वीडियो लंबा न लेकर आपको जल्दी से पेपर हल करा देते हैं। आप उत्तर दे देते, आपने ऐसे ही अगर पेपर दिया है तो इसका मतलब आप तो जानते, आपको सिर्फ उत्तर बताना था, उत्तर हम बता देते हैं, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है कि सुशी और सूजी शब्द युग्म का कर्म सही अर्थ क्या है। तो सुशी का मतलब होता है तो सारणी बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, और सूजी होता है गेहूं का दर दर आटा। आपको पता ही है, पहले या अभी भी आपके कोई भी मांगलिक घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या कैसे भी कार्यक्रम हो तो सामने तो जो बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसमें सूजी बनाई जाती है। तो ये तो सामान्य भाषा बच्चे भी जानते हैं कि सूजी क्या होती है। जो सूजी होती है, जो तालिका होती है, सारणी बनाते, और सूजी होती है गेहूं का दर दर आटा। बस आप इतना सरल। पूछा किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है। अब ये आपको मैं बता देता हूँ। अब वयवर्त, वयवर्त अशुद्ध शब्द है, वयवर्त का शुद्ध शब्द होगा, वयवर्त का शुद्ध शब्द ऐसे होगा वयोवर्त, वयवर्त का शुद्ध शब्द वयोवर्त होगा। अहिल्या, अहिल्या का शुद्ध शब्द अहिल्या होगा, अहिल्या। और अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का शुद्ध शब्द, अभ्यर्थी का शुद्ध शब्द ऐसे होगा अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। और ये थी होगी, ये बड़ी होगी, अभ्यर्थी की थी बड़ी होगा, इसका मतलब ये शब्द अशुद्ध है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। 25वां प्रश्न पूछा किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्म सही अर्थ नहीं है। इसमें सही अर्थ नहीं है, ये नहीं है। सुरभि, सुरभि, इस सुरभि का मतलब होता है ये सुरभि, इस सुरभि का मतलब होता है गाय, और उसका मतलब कोई भी होता है, लेकिन इसमें छोटी और माला दी है, इसका मतलब ये उत्तर आपका गलत रहने वाला है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं।
26% ये पूछा है कि अशुद्ध शब्द, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अन्य सही है, अंतरात्मा सही है, दुराशय सही है, अंधिकृत। अंधिकृत ये गलत है। अंधिकृत का शुद्ध रूप होगा अंधी, का निसर होता है, लेकिन इसमें ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये गलत है। इसमें अगर पूछा कि शुद्ध शब्द, इनमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है? ये सही है, आपको शुद्ध शब्द है। अब ये रणनीति ऐसे नहीं होगा, रणनीति ऐसे होता है, रणनीति नी होती जो बड़ी होती है, ये पुनः प्राप्ति ये नहीं, ये पुनर्प्राप्ति होती है, तो पुनः र होता है वो प ऊपर होता है, पुनर्प्राप्ति। और स्वैच्छिक ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो राइट रहने वाला है। 28% ये बताता है कि अशुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? नुपुर। नुपुर क्या होते हैं? नुपुर महिला सभी जानती है, जो कमर में पहनती है, पायल पहनती है, उसे नुपुर कहते हैं। जो सॉरी कमर के पैर में पहनती है नुपुर कहते हैं। और नुपुर का शुद्ध शब्द ऐसे होगा नुपुर। नुपुर यानी सभी बड़े होते हैं नुपुर में, नहीं नुपुर यहाँ सभी बड़े होते हैं नुपुर में। अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित सही है, लालिली सही है, कला सही है, आध्यात्मिक सही, आध्यात्मिक और गलत है। इसमें आध्यात्मिक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न दे दें, इसमें मुझे किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो ये फेंकना और मनुष्य है, इसमें शुद्ध शब्द है। इसमें तो ये त्योहार दिया, त्योहार एक मात्र होती है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब उत्तरदायी ये भी गलत हो गया। अब अन्यासी ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये आपका सही होने वाला। अब 31वां प्रश्न देख दें। 31वां प्रश्न पूछा है किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? इन जो कौन सा विकल्प है उसमें शुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध तांत्रिक, ये अशुद्ध है, इसका सही आंसर तांत्रिक होगा। तांत्रिक न होकर तांत्रिक होता है, तो इसका मतलब ये अशुद्ध शब्द है। जो तांत्रिक है ये आपका अशुद्ध शब्द है। तंत्रिक नौकरी तांत्रिक होता है, प्यारे वस्तु क्या होता है? तांत्रिक होता है। 32वां ये प्रश्न बताता है कि इनमें से कौन सा है, कौन से वाक्य में अधिकार कारक में पर के प्रयोग नहीं हुआ है? तो तुम्हारे कौन से सुरखावे पर लगे हैं, ये आपके नहीं होगा। 33वां प्रश्न ये है कि कर्ता कारक ने परसर्ग के अनुप्रयुक्त प्रयोग वाला वाक्य कर्ता कारक में ने परसर्ग लगा है कि अनुपयुक्त, मतलब उसका उचित प्रयोग नहीं हुआ है वाला वाक्य कौन सा है? तो उसने ये बात कही थी। इसमें आप देखो ने कहीं आया ही नहीं है, ये तो उसने लगाया है, ये तो उस पूर्ण शब्द के साथ है, इसका मतलब ये होगा उसने ये बात करनी थी। 34वां प्रश्न पूछा है कि इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है? अब ये द्रव्यभूत शब्द है, दूतावास गलत है, और दुराग्रह गलत है, द्रव्यमान गलत है। अगला 35वां प्रश्न देखते हैं। अगला 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपका होगा खड़ऊ। प्यारे बच्चों कौन सा होगा? खड़ऊ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न पूछते हैं कि बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसमें कौन सा शब्द है जो बहुधा एक वचन यानी हमेशा ज्यादातर एक वचन में प्रयुक्त होता है? तेल शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। 37वां प्रश्न है कि पराय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द बहुवचन के साथ आंसू होते, आंसू हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते आंसू। अब एक जने के आए आंखों में आंसू तो भी आंसू, और हजारों जनों के आंखों में आए तो फिर भी आंसू होता है। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त है। जैसे सोना है, सोना का बहुवचन सोने हो जाएगी, आकाश का आकाश से हो जाएगी, घी का घी हो जाता है, आंसू का आंसू एक आपको बहुवचन में रहता है हमेशा के लिए। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है पुल्लिंग है? जो बड़पन है ये वो आपका पुल्लिंग शब्द है। सरकार स्त्रीलिंग है, रात स्त्रीलिंग शब्द है। अब 39वां प्रश्न ये बताता है कि ये तेल खदान से निकला होगा, बाकी में काल कौन सा है? इसमें काल पूछा है तो ये तेल खदान से निकला होगा, इसमें फिक्स नहीं बता रहे, इसमें संदेह बता रहा है। इसका मतलब संदिग्ध वर्तमान काल है। प्यारे बच्चों कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है। 40वां प्रश्न ये बताता है किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है?
सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं है। कृष्ण ने गोवर्धन को कैसे उठाया होगा, इसमें कोई भूतकाल का सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं होगा। 41वां प्रश्न के किस विकल्प में रेखाखित पद और उसके समक्ष किस विकल्प में रेखा के पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है। अभी असंगत बताना है। असंगत वह थैली मुझे मिली, मुझे मिली इसका मतलब उत्तम पुरुष हो गया। मुझे का मतलब उत्तम पुरुष। हम वनवासी ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे होगे, उत्तम पुरुष हम प्रयुक्त हो गया। पर्याप्त पर्याप्त तू अपने आप में असावधान मत कर, मध्यम पुरुष। कई तो हम भी कहते हैं अन्य पुरुष, अब हम हो गया। यही तो हम भी कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर तो निज पुरुष सर्वनाम आना चाहिए, अन्य पुरुष सर्वनाम आया, इसका मतलब ये आपका उत्तर गलत है। इसका मतलब इसको ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर सही है, असंगत है। अब 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न पूछा कि वो विद्यालय जा चुका है, वाक्य में पक्ष कौन सा है। अब वो विद्यालय जा चुका है तो वाक्य में पक्ष कौन सा है, पूर्णकाली पक्ष है। कौन सा है, पूर्णकालीन पक्ष से पूर्वकाली पक्ष, सॉरी पूर्वकाली जा चुका है, पूर्व होगा, इसका पूर्वकाली पक्ष है। अब 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रमवासी नहीं है। तो राम से कैसे बैठा जाएगा। अब राम से कैसे बैठा जाएगा, इसमें कोई क्रम प्रयुक्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्रमवासी वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि आज्ञार्थ वार्तिक का उदाहरण है तुम वहां न जाना। तुम वहां न जाना, इसमें आज्ञार्थ वार्तिक का प्रयोग हुआ है। अगला 45वां प्रश्न है, क्या ये बताता है कि वहां मत खेलो, अर्थ के आधार पर ये वाक्य कौन सा है। वहां मत खेलो, अब उसमें आज्ञा दी जा रही है, आप वहां खेलो या मत खेलो, इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसका मतलब ये आज्ञार्थ होगा। आज्ञा दी जा रही है, इसका मतलब कौन सा आज्ञावाचक होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विद्य कहते हैं। जब उद्देश्य के बारे में जो बताएगा विद्य, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक और विद्य। अब जिसके बारे में कहा जाता है वह तो उद्देश्य, और उसके बारे में क्या कहा जाता है वह तो विद्य। जैसे प्रश्न है, अम्बेडकर एक महान नेता थे। अम्बेडकर एक महान नेता थे, तो इसमें अम्बेडकर के बारे में जो बताया जा रहा है, अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर कैसे नेता थे, अम्बेडकर एक महान नेता थे। अम्बेडकर के बारे में क्या, अम्बेडकर कैसे नेता थे, अम्बेडकर महान नेता थे, इसका मतलब अम्बेडकर तो हो गया इस वाक्य का उद्देश्य। अब अम्बेडकर के बारे में बताया जाए कैसे थे, एक महान नेता थे। जो एक महान नेता के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब ये होगा विधि। ये क्या होगा, ये आपका विद्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका एक विद्य होगा, एक महान नेता थे, ये आपका विद्य कहलाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इसमें कर्तवाच्य वाक्य नहीं है, इसमें कौन सा जो कर्तवाच्य वो वाच्य नहीं है, तो वो मुझे मारा जाएगा, वो मुझको मारा जाता है, इसमें कोई कर्तवाच्य नहीं हुआ है। 48वां प्रश्न देख रहे हैं। 48वां प्रश्न ये बताता है कि सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, वाक्य में प्रधान उपवाक्य पूछा, प्रधान उपवाक्य सुशील ने कहा था। अब ये प्रधान उपवाक्य कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये आश्रित हो गया वाक्य, तो सुशील ने कहा ये क्या प्रधान उपवाक्य है। अब अगला प्रश्न पूछा सिक्त वाक्य। सिक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जो सिक्त वाक्य का उदाहरण है, तो पेड़ के जीवन का आधार पानी, ये पेड़ के जीवन का आधार पानी ही है, ये सिक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा जो मिश्र वाक्य नहीं है, विद्या से ज्ञान बढ़ता और विचारशीलता प्राप्त होती है, ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, सिक्त वाक्य है। कौन सा है, ये सिक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, यानी जो इसमें विकल्प दिए उसमें अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वो अशुद्ध वाक्य है। इसमें अपने रचनाओं की ये बात कर रहा है, इससे ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये वाक्य गलत है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि अशुद्ध है। किस विकल्प अशुद्ध वाक्य है, इसमें जो विकल्प दिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये वाक्य है जो अशुद्ध है।
अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जहां तक वो अपने आप को इस बात का प्रयत्न करे, ये आरबीएस ने भी शुद्ध वाक्य माना है। अगला 54 प्रश्न देख दें। 54 प्रश्न ये बताना किस वाक्य है जो अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी शुद्ध वाक्य है। मैं वहाँ कई बार आ जा आया हूँ, ये गलत है। इसका मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ ऐसे होगा। अब वो आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, ये भी अशुद्ध है। इसका होता है वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। ये रुपया नहीं पाया, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा ये रुपया नहीं पाया, ये रुपया न पा सका। लेकिन ये है, ये वाक्य अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, ये वाक्य एकदम शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न ये बस बताता है कि किस विकल्प है, कौन सा विकल्प है जिसमें अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध गैस छोड़ते उपद्रवी पकड़ेगा, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न ये बताता है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, ये वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता संबंध सर्वनाम के माध्यम से बताते हो तो उसे विराम चिन्ह होगा, वो अलग विराम चिन्ह होगा। प्यारे वस्तु कौन सा होगा? अलग विराम चिन्ह होगा। अगला प्रश्न बताता है कि 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। इस वाक्य में चौड़ी शब्द है, वो कौन सा विराम चिन्ह बताता है? अलग विराम बताता है। ये चौड़ी शब्द है, यहाँ पर जो है अलग विराम बताता है। क्या बताता है? अलग विराम बताता है। अगला वाक्य किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वो अत्यंत सुंदर है, ऐसा नहीं होगा वो अत्यंत सुंदर है, ये नहीं आता होगा उसमें। ये बात केवल दिखावा भर है, या ये बात इसमें ये बात दिखावे भर है, इसमें केवल नहीं आता है। वो अवश्य ही हमसे मिला, वो अवश्य हमसे मिला, ये नहीं आएगा। मैं इतना ही चाहता हूँ, ये वाक्य एकदम शुद्ध वाक्य है। कैसा? ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न के विराम चिन्ह के संबंध असंगत कथन कौन सा है? जो इसमें विराम चिन्ह दिए उसमें बार असंगत कौन सा है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 है, वो असंगत कथन है। वाक्य में अंत में प्रश्न तो आश्रित चिन्ह का चिन्ह पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये तो असंगत है। प्रश्न चिन्ह आने पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम न प्रयोग होगा। अगला प्रश्न ये बताता है कि कौन सा विकल्प है उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग दोष रहित है। दोष रहित उसमें कोई दोष नहीं है, तो ये 7वां ऑप्शन है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें मतलब कृपया ये बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़े। ये वाक्य एकदम शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्यारे बच्चों कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अगला 62 ये प्रश्न बताता है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? कान में तेल डालना, ये तो गलत है। कान में तेल डालना यानी जानते हुए भी ध्यान न देना, मुहावरा अर्थ होता है जानते हुए भी ध्यान न देना। इसमें ये कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना, ये तो असंगत है। आपको सीधे ही देखना, कान में तेल डालना है, कान में रुई डालना, ये जानते हुए भी ध्यान न देना, ये सुनते हुए भी न सुनना। जैसे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कान में तेल डाले हुए है। अगला प्रश्न है कि नथेल हाथ में होना मुहावरे का अंत है। आपको पता है पुराने समय में या अभी जहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, अब ऊँट इतना बड़ा होता है उसको कंट्रोल न कर सकते लोग। अब एक दो ऐसे है नहीं, जैसे बकरी की तरह कहीं जाती है तो उसे आगे जाकर उसे वापस घेर सकते हैं या उसको रस्सी से बांध सकते हैं। अब ऊँट को तो 1-2 आदमी तो आसानी से, कभी वो भाग जाता है तो आसानी से पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब उसकी नाक में जो नकेल डालते हैं यानी उसको वंश में करते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि बाप ने बेटे के नाक में नकेल डाली यानी अपने बेटे को वंश में किया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी 2 नंबर आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। 67वां प्रश्न ये बताता है कि किस वाक्य में जो विराम चिन्ह असंगत प्रयोग हुआ है यानी सही प्रयोग नहीं हुआ? तो लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर विराम चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होता है, कहाँ किया गया? लड़के ने कहा, फिर आता कि मैं अभी आता हूँ, ऐसे आता होता वाक्य, इसका मतलब अशुद्ध है। अगला 65वां प्रश्न बताता है। अगला ये बताता है अंजल उड़ना, मुहावरे का अर्थ है अंजल उड़ना, ये सब कुछ समाप्त हो जाना, ये खत्म हो जाना, मृत्यु हो जाना। अंजल उड़ जाना यानी किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना, मृत्यु होगा तब उस स्थान से जो संबंध है वो समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपको होगा किसी स्थान से
संबंध समाप्त होना आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहने वाला है। अगला मुहावरा के था लेना, मुहावरे का अर्थ है था लेना, मुहावरा का अर्थ किसी का भेद लेना, किसी का भेद लेना आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि जितनी देख उतनी खुर्सन लोकोक्ति का निम्नलिखित अर्थ कौन सा है? तो फायदा पूंजी के हिसाब से होना, फायदा वो पूंजी के हिसाब से होना। अगला प्रश्न है हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पाँव फूलना आपको पता है भयभीत हो जाना, किसी को डर के मारे होते हैं तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, हाथों में पसीना आ जाता है, चेहरे पर हाथ पाँव फूल जाते हैं, उसे कहते हैं भयभीत होना, डर के मारे भयभीत होना। अगला प्रश्न 69 ये बताता है प्यारे बच्चों की, ये पूछा है कि नेकी कर और दरिया में डाल, लोकोक्ति अर्थ क्या है? उपकार करके भूल जाना, किसी को उपकार करके भूल जाना उसका मतलब नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करके समय प्रत्युपकार की इंसान नहीं रखना, यानी कहने का मतलब है जो किसी को उपकार करके भूल जाना उसके नेकी कर दरिया में डाल। 17वां प्रश्न ये है कि झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी, यानी जो एकदम सीधा कार्य जल्दी में कार्य करते हैं वो आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है, झटकन का गानी है तो उसमें आधा तेल आधा पानी निकलेगा, इस लोकोक्ति का। अब बुजुर्ग लोग हंस जानते हैं, ये तो साधारण लोकोक्ति हर किसी को पता है कि जल्दबाजी में किया हुआ काम ऐसा नहीं होता है, जल्दी से काम करते जो ऐसा नहीं होता है। 71 का प्रश्न है कि हाथी के पाँव में सबका पाव है, हाथी का पाव है उसमें सबका पाव है, यानी बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजर हो जाती है, जो बड़े लोग हैं उसके साथ छोटे लोगों की भी गुजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपको 3 सही रहने वाला है। अगला फिर प्रश्न पूछते हैं कि विंटलेस का हिंदी पारिभाषिक शब्द के विंटलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? विंटलैंड को हिंदी में साक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साक्षी कहते हैं, यानी साक्षी किसी की साक्षी देता है, गवाह देता है, उसे विंटलैंड इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिलीज का हिंदी पारिभाषिक शब्द के रिलीज का होता है एहसास, यानी वो कहता है मुझे एहसास होगा, यानी रिलीज हो गया, क्या हो गया? रिलीज हो गया। अगला प्रश्न है कि रेसिडोरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अवशिष्ट, रेसिडोरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अवशिष्ट। अगला 75वां प्रश्न पूछा है खल की दवा पीठ की पूजा, लोकोक्ति अर्थ है दुष्ट व्यक्ति पीटने से ठीक हो जाते हैं। खल की दवा, खल संजन होता है, नहीं सर संजन नहीं, बुरा आदमी दुष्ट आदमी, उसकी जो दवा है वो पीठ की पूजा होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत है उसको पीट कर भी सुधारा जाता है, इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति है वो पीटने से ठीक हो जाते हैं। अगला 76वां प्रश्न ये बताता है कि लॉफुल LAW लॉ यानी विधि कानून, लॉफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? इसका होगा विधि सम्मत। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? विधि सम्मत। अगला प्रश्न है कॉन्सूर का पारिभाषिक शब्द कौन सा है? कॉन्सूर का पारिभाषिक शब्द है सहमत होना, प्यारे बच्चों कौन सा? सहमत होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। अगला प्रश्न है कॉन्स्पेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है संदर्शिका। अगला प्रश्न है प्लेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा? प्लेट का पैरवी करना, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है, इसमें रेसिडेंट है, इसका मतलब पुनः स्थापना सही है। अब किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द सुमिलित नहीं है? गजट का राजपत्र नहीं होता, गजट का होता है अखबार होता है, अखबार होता है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा लेकर हमें जल्दी इसको ऑप्शन को हल करेंगे। अब जल्दी बढ़ते आगे की बात। एविडेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है दुष्प्रेरण। अब पूछा संधि के अनुसार कौन सा शब्द है उसमें कोई दोष है? तो एक शब्द ये गलत है, आपको सीधे पता है। एक इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें वर्ती संधि हुई, इसका मतलब एक ऐसे हुआ है, एक इसमें एक की मात्रा ना आई की मात्रा आ गई, इसका मतलब ये है, ये आपका इसमें गलत दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन रहेगा, इस एक ऐसे नहीं होगा, एक ऐसे होता है, यानी 2 मात्रा आती है इस पर क के ऊपर। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में सही संधि नहीं है, इसमें किस वाक्य में सही संधि नहीं है? अब परीक्षा में ये परीक्षा आपका इसमें कोई संधि सही नहीं है। परीक्षा की संधि ऐसे होती परी होती, यानी परी ये बड़ी नहीं छोटी होती, और धन इच्छा होती, परी धन इच्छा होती तो बनता परीक्षा इसमें होती, लेकिन इसमें परी बड़ी दी, इसका मतलब ये तो गलत है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो गलत संधि विच्छेद, इसमें गलत यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, ये नहीं होगा। अब यथेष्ट का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? अब यथाष्ट का इष्ट ये नहीं होगा, इष्ट ये होगा। यथा प्लस इष्ट होता है तो यथेष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न ये बताता है कि संधि में निर्मित गलत युग में, जो इसमें संधि उसमें कौन सा वो गलत युग? महाओजसी। अब ये आपको पता है, ये वर्दी स्वर संधि है, इसमें महाओजसी गलत है। महाओजसी महा प्लस ओजसी होता तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है महो, और दो मात्रा होगी महो जस्वी, मऊ प्लस ओजसी बनता है तो मऊ जस्वी बनता है, दो मात्रा होती है, इसमें एक मात्रा दी है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत रहने वाला है। अगला प्रश्न 87 प्रश्न पूछा है कि अविभाव समास का उदाहरण है। अब इसमें कौन सा अविभाव समास है? तो निडर मतलब बिना डर का ये अविभाव समास है। निडर यानी बिना डर का, इसका समास विक्रय करते तो बनता है बिना डर का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए? समासार में इसमें कोई दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए? अगला प्रश्न पूछा है कि किस शब्द में निर्वय उपसर्ग है जो सही है उपसर्ग? अब वैवाहिक में वी उपसर्ग है, सही है, वी प्लस आई बनता है तो वैवाहिक बनता है। अगला 90 नंबर प्रश्न ये बताता है कि मजदर का निम्न में किस समास का उदाहरण है? मजदर एक कर्मधारी समास है, मजदर कर्मधारी समास है। 91 प्रश्न ये बताता है ये प्रत्यय के योग से ये प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, ये है तो पश्चात इसमें कोई ये प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ है। 92 प्रश्न ये बताता है निम्न में कौन सा शब्द जो तत्सम शब्द नहीं है? अब थाप है, थाप तत्सम न होकर तत्सम शब्द नहीं है। 93 प्रश्न ये बताता है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो हरित, हरित और साधन है, ये तत्सम शब्द है। अब सूर्य है, सूर्य तो आपको पता है सूर्य का तत्सम, सूर्य तत्सम है, संपा ये तद्भव हो गया, और इसमें सोना ये तद्भव होगा, इसमें हरित और साधन आपका उत्तर सही रहने वाला है। अगला प्रश्न है अगिन, अगिन शब्द है, अगिन शब्द है न तो तत्सम न तद्भव, उसके 20 का है, अर्थ तत्सम है, अर्थ तत्सम है। 95 प्रश्न ये बता इष्ट प्रत्यय योग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अब लम्ब प्रतिष्ठ है, इसमें कोई इष्ट प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न 96 प्रश्न ये बताना है कि निम्न में किस में तद्भव शब्द नहीं है? अब मछली में है, बैल में है, बिजली में नहीं, इसमें ये दो है, इसमें तद्भव शब्द नहीं है। घृणा में तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न ये बताता है 97 के इनमें से देश शब्द कौन सा है? पेठा है, पेठा देश शब्द है जो अपनी भाषा से गढ़ा हुआ है। 98 प्रश्न ये बताता है इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? राख है, राख विदेशी नहीं होकर देश शब्द है। 99 प्रश्न ये बताता है कि भावार्थक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित है। अब गर्मी शब्द है वो भावार्थक संज्ञा से बनता तो विशेषण से बनता है, विशेषण होती है ऐसे बनता है गर्मी, उसी गर्मी से भावार्थक बनता है गर्मी। 100 प्रश्न है कि 100 प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द है? वो तद्भव शब्द है। 100 शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो प्यारे बच्चों आज का तो ये रहा हमारा पेपर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर जो हुआ था 26 अप्रैल 2026 को, जो प्रथम पारी में हुआ था वो पेपर हल किया था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।